हेलो गाइस, आ गए हम जब के लिए कौन है वीडियो लेके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 194 आर के बारे में। सेक्शन 194 आर रिसेंटली ही यही फाइनेंस एक्ट 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर ये कहा गया था, एक सेक्शन नया लाया गया है सेक्शन 194 आर, जिसके अंदर डिडक्शन इन रिलेशन टू एनी बेनिफिट और परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन की बात की गई है। तो ये प्रोविजन नया लाया गया है। अब इसका क्या पर्पस होगा, इसका क्या बेनिफिट होगा, ये तो हमको जब जैसे जैसे इसका यूजेज होगा तो वैसे पता चलेगा। बट जिसका जो मेन मोटिव था गवर्नमेंट का इसको लाने का, वो ये था कि कई लोगों को बिजनेसेस बेनिफिट्स या गिफ्ट्स या परक्यूजिट्स, आप जैसे कह ले, फ्री टिप्स ट्रिप्स जो आप कह ले, वो दिया जा रही थी। अब उसका होता ये था कि जो नॉन मॉनेटरी गिफ्ट्स थे, वो एक्चुअली कहीं पर रिकॉर्ड नहीं हो रहे थे और कोई उनके ऊपर टैक्स नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को नीड लगी कि उनको ऐसा कोई एक टीडीएस प्रोविजन लाना चाहिए जिससे वैसी टाइप की गिफ्ट्स पकड़ी जाए या वैसे टाइप के बेनिफिट्स पकड़े जाए। तो उन्होंने ये प्रोविजन लाया। अब हम देखते हैं ये प्रोविजन है क्या, कब से एप्लीकेबल है, क्या रेट है, और इसके ऊपर काफी एफएक्यूज भी इशू हुए हैं, काफी क्लैरिफिकेशन भी आए गवर्नमेंट की तरफ से। बिकॉज ये इतना कंट्रोवर्शियल मान लीजिए, या इसका जो ड्राफ्टिंग है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसकी वजह से। सो लेट्स सी हुआ क्या है। तो इसके अंदर जो हम टॉपिक कवर करेंगे आज के हमारे स्लाइड के अंदर, वो कुछ इस प्रकार है। हम एप्लीकेबिलिटी देखेंगे, हम रेट देखेंगे, टर्नओवर लिमिट देखेंगे, इलस्ट्रेशंस देखेंगे, कुछ एफएक्यूज देखेंगे, और क्लैरिफिकेशन क्या है सीबीडीटी की तरफ से वो देखेंगे। अब अगर हम इसमें देखें तो जैसा मैंने कहा कि फाइनेंस एक्ट 2022 इसको लाया था इनकम टैक्स एक्ट में, और क्योंकि अब इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट 2022 ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुका है इनकम टैक्स एक्ट में, तो ये जो सेक्शन है ये भी ऑलरेडी हमारे इनकम टैक्स एक्ट में आ चुका है। अब आजकल हमको पता है कि हर नया टीडीएस का प्रोविजन 1 जुलाई से ही एप्लीकेबल हो रहा है, तो इसके लिए भी कुछ अलग नहीं हो रहा है। 194 आर सेक्शन का भी जो एप्लीकेबिलिटी है वो 1 जुलाई 2022 से ही हो रही है। अब इसमें जो चीज कही गई है वो ये कहा गया है कि एनी पर्सन, मतलब कि जो बेनिफिट दे रहा है वो कोई भी हो सकता है। इट कैन बी अ रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, कुछ भी हो सकता है। तो इफ एनी पर्सन इज प्रोवाइडिंग टू अ रेसिडेंट पर्सन, मतलब जो गिफ्ट या बेनिफिट या परक्यूजिट दे रहा है, गिफ्ट मैं जनरल सेंस में यूज कर रहा हूँ, आप इस गिफ्ट को सेक्शन 56 के गिफ्ट के साथ कंफ्यूज ना करें। यहाँ पे जो गिफ्ट का यूज हो रहा है या बार बार मैं करूंगा, इट विल बी इन रिलेशन टू परक्यूजिट्स और बेनिफिट्स की तरीके से आप माने, आप इसको नॉर्मल गिफ्ट्स के साथ कंफ्यूज ना करें। तो अगर आप कोई अपने बिजनेस पर्पस की वजह से किसी को परक्यूजिट्स या बेनिफिट्स दे रहे हैं, और अगर उन परक्यूजिट्स या बेनिफिट्स की वैल्यू टू अ रेसिडेंट पर्सन इज मोर देन 20,000 इन 1 ईयर, तो उस रिलेशन के अंदर आपको टीडीएस कट करना पड़ेगा उस पर्सन का। ये हमको कहा गया है इस सेक्शन के अंदर। अब कितना टीडीएस कट करना पड़ेगा वो हम आगे देखते हैं। अब इसमें जो रेट बताई गई है टीडीएस की वो है 10%। मतलब अगर आपने किसी को 40,000 का कोई बेनिफिट दिया, तो आपको उसके ऊपर 4,000 रुपये टीडीएस कट करना है। अब हम आगे देख लेते हैं कि ये लिमिट है कि नहीं है इसके अंदर कोई टर्नओवर की। तो बिल्कुल लिमिट है। जैसे सेक्शन 194C, 194A, 194H, हर सेक्शन में इंडिविजुअल्स के लिए अलग लिमिट बताई गई है। बिजनेस जिसको डिडक्ट करना है उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो डिडक्टर है उसकी हम बात कर रहे हैं टर्नओवर लिमिट की। तो यहाँ भी वो लिमिट बताई गई है कि अगर कोई एक इंडिविजुअल या एचयूएफ जो बिजनेस प्रोफेशन चला रहा है, और अगर वो ऐसा कोई बेनिफिट दे रहा है किसी और पर्सन को, तो उसका बिजनेस का टर्नओवर या तो 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, या अगर वो प्रोफेशन रन कर रहा है तो उसका प्रोफेशन की जो रिसीट्स है वो 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए। तभी उसको ये 194 आर के टीडीएस की चिंता करनी है, वरना इस 194 आर के टीडीएस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं तो आपको ये समझ लेना है कि अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हैं तो आपकी जो टर्नओवर की लिमिट है वो 1 करोड़ और 50 लाख देखी जाएगी फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। एंड इन एनी अदर केस, मतलब अगर आप कंपनी है, पार्टनरशिप फॉर्म है, एलएलपी है, या कुछ और है, तो आपके लिए नो लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है। आपको 1 रुपये का भी, मतलब 1 रुपये के टर्नओवर से भी अगर आप किसी को ऐसा बेनिफिट या परक्यूजिट देने वाले हैं और उसकी लिमिट 20,000 से ऊपर जा रही है, तो आपको टीडीएस कट करना है। अब एक इलस्ट्रेशन हमने बनाया है जिसके अंदर मिस्टर ए है, वो डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ टीवी है। ये एक रिटेलर को, जो मिस्टर बी है, उसको कुछ परक्यूजिट या बेनिफिट देता है। अब टर्नओवर ऑफ मिस्टर ए, क्योंकि हम इंडिविजुअल की बात करें तो उनका टर्नओवर जो है वो 4 करोड़ है, मतलब जो 1 करोड़ की टर्नओवर लिमिट पीछे बताई गई थी वो ये फुलफिल कर रहे हैं। तो इन्होंने स्कीम रखी जहां पे ये बोलते हैं कि अगर मिस्टर बी फुलफिल्स द सेल्स टारगेट
ही वुड प्रोवाइड हिम अ ट्रिप फॉर टू मलेशिया, मतलब हम एक इनको ट्रिप स्पॉन्सर करके देंगे अगर ये टारगेट फुलफिल करते हैं। तो जैसे उन्होंने फुलफिल किया टारगेट, मिस्टर ए ने डिसाइडेड टू प्रोवाइड टिकट्स टू मिस्टर बी वर्थ 4 लाख। तो जो टिकट्स थी वो 4 लाख की थी, मतलब जो 20,000 का क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल हो गया। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि दोनों क्राइटेरिया हमारे फुलफिल हो गए, मतलब जो बेनिफिट दे रहा है उसका टर्नओवर क्राइटेरिया भी, और जो बेनिफिट या परक्यूजिट है उसका जो क्राइटेरिया था 20,000 का वो भी हो गया। तो इसके बाद इनको जो मिस्टर ए है उनको ये 4 लाख के बेनिफिट के ऊपर 40,000 का टीडीएस कट करना पड़ेगा मिस्टर बी का। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि मिस्टर बी का 40,000 का टीडीएस कट होगा। अब कई लोगों को क्वेश्चन ये आएगा कि भाई हमने तो उसको ट्रिप दी है, तो मैं अब टीडीएस कैसे काटूं, क्योंकि जनरली टीडीएस वैसे करते हैं कि अगर हमको किसी को पेमेंट करना है तो हम उस पेमेंट में से वो टीडीएस कट कर लेते हैं। तो आगे इसका हमको आंसर मिलेगा कि कैसे हमको ये टीडीएस कट करना है। अब हम आगे चलते हैं कुछ एफएक्यूज के ऊपर। ये कुछ क्लैरिफिकेशंस मान लीजिए, एफएक्यूज देख लीजिए जो सीबीडीटी ने खुद बताए गए हैं, उसी के ऊपर से हमने ये एफएक्यूज और सीबीडीटी कुछ और अपने तरीके से भी थोड़े बहुत एफएक्यूज बनाने की कोशिश की है। तो अब इसमें एक पहला पॉइंट है कि इफ एन एम्प्लॉय रिसीव्स एनी बेनिफिट और परक्यूजिट on any special occasion from the company, then will it be liable for TDS deduction? तो इसमें दो पॉइंट हम कवर करेंगे कि यदि आप अपने कोई एम्प्लॉय को ऐसा कोई गिफ्ट देते हैं या बेनिफिट देते हैं या परक्यूजिट देते हैं तो क्या वो यहाँ कवर होगा। तो उसका आंसर है नहीं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन की वजह से अगर कोई परक्यूजिट या बेनिफिट दिया जा रहा है तो उसका जो टीडीएस है वो सेक्शन 192 में ही कवर होगा, वो इधर कवर नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के एम्प्लॉय को ऐसा कोई परक्यूजिट या बेनिफिट दे रही है, करेक्ट, इधर हमने कहा है एन एम्प्लॉय, अब हमने ये नहीं कहा कि वो इस कंपनी का एम्प्लॉय या किसी और कंपनी का एम्प्लॉय है, तो हम दोनों चीजों के एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम अगर देखते हैं कि अगर वो किसी और कंपनी का एम्प्लॉय है जिसको हम ये बेनिफिट दे रहे हैं, तो उसके अंदर ये कहा गया है कि आपको उसका जो टीडीएस कट करना है, जो टीडीएस कट होगा वो वो कट होगा इस वो कट होगा, इट टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बाय द पर्सन इन द नेम ऑफ रिसिपिएंट एंटिटी। मतलब जो यहाँ पे कहा गया है कि आपको टीडीएस कट करना है उस कंपनी या एंटिटी का जिसका वो एम्प्लॉय है, ना कि उस एम्प्लॉय का। तो ये काफी क्लियर कट गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया है कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को, मैनेजर को, डायरेक्टर को या उनके किसी रिलेटिव को भी गिफ्ट दे रहे हो जो उस कंपनी से रिलेटेड है, तो आपको टीडीएस कट करना है कंपनी का, ना कि उस एम्प्लॉय का। और फिर वो कंपनी चाहे तो उस एम्प्लॉय का टीडीएस कट कर सकती है आगे, क्योंकि उसको भी कोई परक्यूजिट या बेनिफिट मिला है कंपनी की तरफ से एक तरीके से अगर हम समझे तो इधर दो लेवल ऑफ टीडीएस कट होंगे, ये हमको समझना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विल इट बी नेसेसरी फॉर द टीडीएस डिडक्टर टू चेक वेदर द बेनिफिट और परक्यूजिट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट एज बिजनेस और प्रोफेशन। अब आप एक बात समझे कि इस प्रोविजन के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, जो क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं, वो सर्कुलर के द्वारा आ रहे हैं। अब जनरली कभी भी इनकम टैक्स के अंदर सर्कुलर्स जो होते हैं वो टैक्स पेयर्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते, वो बाइंडिंग होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर। बट इस सेक्शन की ऐसी खास बात है जिसके अंदर इसके थर्ड सब सेक्शन में, जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है, ऐसा लिखा गया है कि अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन या चेंजेस गवर्नमेंट को करने हैं तो वो विद द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट आई गेस, वो उसके अंदर सर्कुलर्स के द्वारा चेंजेस या चीजें क्लैरिफिकेशंस दे सकती है, एंड दैट दोस चेंजेस और क्लैरिफिकेशंस विल बी बाइंडिंग ऑन द टैक्स पेयर एज वेल एज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये पहली बार हुआ है इस साल के अंदर, ऐसे दो तीन सेक्शंस में और इन्होंने किया है जिसमें ये कह दिया है कि गवर्नमेंट सर्कुलर के द्वारा अगर कोई इंस्ट्रक्शंस देती है तो वो एसएससी एज वेल एज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों के ऊपर लागू होगा। बट अगर आप देखेंगे तो जब ये प्रोविजन आया था इसमें कहा गया था कि जिस पर्सन को आप दे रहे हैं ये बेनिफिट, वो इस जो बेनिफिट इसको मिल रहा है वो उसके बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम मानी जानी चाहिए, तभी ये 194 आर में टैक्सेबल या टीडीएस के लिए लायबल होगा। बट जैसे ही इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया उसमें उन्होंने ये कंडीशन ही हटा दी। इसका मतलब आपको देखना नहीं है कि सामने वाला इसको बिजनेस में दिखा रहा है, प्रोफेशन में दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। आप अगर किसी को अपने बिजनेस के एक्सपेंस के तौर पे किसी को बेनिफिट या परक्यूजिट्स दे रहे हैं तो आपको उसके ऊपर 194 आर का टीडीएस काटना है। मतलब अगर आप अपने किसी कस्टमर को भी दे रहे हैं तो भी उसका 194 आर का टीडीएस कटेगा। अब हम आगे चल लेते हैं नेक्स्ट एफएक्यू पे, जहां बात हो रही है कि सपोज अ बेनिफिट और परक्यूजिट प्रोवाइडर गिव्स सच बेनिफिट इन काइंड और पार्टली इन काइंड
वेयर द कैश इज नॉट सफिशिएंट टू मीट टीडीएस, जो अपनी आगे बात हुई थी कि हम ट्रिप दे रहे हैं उसके अंदर कैश ही नहीं है हमारे पास, तो हम टीडीएस कैसे काटे हैं। तो इसमें जो मैं बात कर रहा था पहले, सर्कुलर नंबर 12 2022 डेटेड 16 जून 2022, जिसके अंदर ये क्लैरिफाई किया गया है कि अगर आप जो बेनिफिट दे रहे हैं और उसके अंदर कोई कैश का कंपोनेंट है या नहीं है, या जो कैश का कंपोनेंट है दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू द टीडीएस अमाउंट, तो उसके अंदर ये किया जाएगा कि जो पर्सन को ये बेनिफिट मिल रहा है वो टीडीएस का अमाउंट एज एन एडवांस टैक्स जमा कराएगा चालान के थ्रू, और वो एडवांस टैक्स का चालान वो जो बेनिफिट दे रहा है उसको वो देगा वो चालान, और वो चालान जो बेनिफिट दे रहा है वो पर्सन अपने टीडीएस रिटर्न में डालेगा और उसका टीडीएस कट हुआ ऐसा दिखाया जाएगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा नया है, ऐसा कभी किसी और प्रोविजन में नहीं हुआ, बट इस प्रोविजन में हो रहा है। नाउ वी नीड टू सी कि गवर्नमेंट ये एडवांस टैक्स के चालान को कैसे इनकम टैक्स रिटर्न या टीडीएस रिटर्न के अंदर इनकॉर्पोरेट करती है और कैसे इसका यूज होता है। नेक्स्ट इसके अंदर है जो हमने पहले बात कर ली कि इस परक्यूजिट के अंदर या इस बेनिफिट के अंदर अगर आप किसी एम्प्लॉय को दे रहे हो सैलरी, जो आपसे सैलरी लेता है ऐसे किसी एम्प्लॉय को अगर आप बेनिफिट दे रहे हो तो वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जहां बात हो रही है रीइंबर्समेंट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस की। अब ये उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है जो लोग कंसल्टेंट्स हैं या ऑडिटर्स हैं या ऐसे लोग हैं जो लोग दूसरों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके लिए स्पेसिफिक एक एग्जांपल बनाया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें ये कहा गया है, इसको हम इजीली समझाने की कोशिश करेंगे, तो जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया वो काफी कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं ये समझा देता हूँ कि अगर जो बिल है, इफ दैट इज इन द नेम ऑफ द कंपनी जो सर्विस ले रही है कंसल्टेंट की, और अगर पेमेंट भी वही कंपनी कर रही है उस चीज का, भले उस बेनिफिट को, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि एक पर्सन है जो कंसल्टेंट है जो एक ऑडिट प्लेस पे जा रहा है किसी क्लाइंट के, अब उसने होटल बुक करा है, अब होटल का जो बिल आ रहा है वो कंपनी के नाम पे आ रहा है, प्लस जो पेमेंट है होटल का वो भी कंपनी ही कर रही है, तो इसको परक्यूजिट नहीं माना जाएगा, इसके ऊपर कोई टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। बट इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि कंसल्टेंट ने होटल बुक करा है अपने नाम पे और पेमेंट भी वो कंसल्टेंट कर रहा है, पर उसका जो रीइंबर्समेंट है वो कंपनी उस कंसल्टेंट को बाद में कर रही है, तो देन उस केस के अंदर जो कंपनी है उसको इसको परक्यूजिट या बेनिफिट मानते हुए कंसल्टेंट का टीडीएस कट करना पड़ेगा सेक्शन 194R के अंदर 10% के हिसाब से। तो अगली बार अगर आप कोई कंसल्टेंट है या अगर आप कोई ऑडिटर है तो जरूर ध्यान रखें कि जो इनवॉइसेस हैं और जो एक्सपेंसेस के बिल हैं वो भी कंपनी के नाम पे आए और उसका जो पेमेंट है वो भी कंपनी ही करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई क्या ये बेनिफिट और परक्यूजिट किसी भी एसेट में हो सकते हैं, रेवेन्यू नेचर की होनी चाहिए, कैपिटल एसेट भी हो सकता है, क्या हो सकता है, तो इसके अंदर कैपिटल एसेट भी कवर होंगे। तो अगर आप किसी को बेनिफिट या परक्यूजिट के अंदर मान लो कोई गाड़ी दे रहे हैं या और कोई टीवी दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर कवर होगा। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और आता है कि क्या ये कैपिटल एसेट जो इनकम टैक्स की डेफिनेशन है कैपिटल एसेट की, वही टाइप के कैपिटल एसेट हो सकते हैं या कोई भी नेचर के कैपिटल एसेट हो सकते हैं। तो वो कोई भी नेचर के कैपिटल एसेट हो सकते हैं। जो सर्कुलर में लैंग्वेज यूज हुई है उसके अंदर ये लिखा गया है कि जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है वो जनरल पार्लांस की डेफिनेशन को देखा जाए, ना कि कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन को देखने की जरूरत है। अब इसके अंदर जो मेजर क्लैरिफिकेशन है जो काफी लोगों को शायद बेनिफिशियल भी रहेगा कि क्या हम जो डिस्काउंट्स देते हैं अपने कस्टमर्स को और ऐसी सब चीजें देते हैं, क्या उसको भी बेनिफिट्स या परक्यूजिट्स माना जाएगा। तो उसको बिल्कुल भी बेनिफिट्स या परक्यूजिट्स नहीं माना जाएगा, उसको नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन ही माना जाएगा, उसके ऊपर कोई टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। अगली बात आ जाती है कि अगर कोई चीज, अगर कोई पर्सन बेनिफिट्स या परक्यूसिट्स दे रहा है, मेडिसिन सैंपल्स दे रहा है मेडिकल प्रैक्टिशनर को, पर्सन प्रोवाइड्स फ्री टिकट फॉर एन इवेंट, पर्सन स्पॉन्सर्स अ ट्रिप, या फिर अ पर्सन गिव्स एन इंसेंटिव टू एनी पर्सन, तो ये सब इन डिस्काउंट्स या रिबेट्स वाली चीजों से हट जाएगा। मतलब भले ही आप ये खर्चे ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहे हो, फिर भी इन सब के ऊपर तो आपको टीडीएस कट करना ही पड़ेगा। इसको आप सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या रिबेट्स के अंदर कंसीडर नहीं कर सकते, ये सब उनसे बाहर होंगे। तो अगर आप कोई स्पेसिफिकली डिस्काउंट ही दे रहे हैं तो ही उसके ऊपर टीडीएस नहीं कट करना, उसके अलावा कोई भी नेचर का बेनिफिट या परक्यूजिट हमेशा सेक्शन 194R के अंदर आएगा ही आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसका वैल्यूएशन कैसे करना है हमको बेनिफिट या परक्यूजिट का। तो इसके अंदर दो रास्ते उन्होंने बताए हैं कि अगर ये बेनिफिट या परक्यूजिट परचेज हो रहा है बाय द बेनिफिट और परक्यूजिट प्रोवाइडर,
तो उसका जो परचेज प्राइस है वही उसका वैल्यू माना जाएगा टीडीएस कट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को एक्टिवा गिफ्ट कर रहे हैं, मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं, तो उस मोबाइल की जो एमआरपी होगी वही उस बेनिफिट या परक्यूजिट का वैल्यू माना जाएगा फॉर टीडीएस डिडक्शन। या फिर अगर कोई बेनिफिट या परक्यूजिट उसको मैन्युफैक्चर करता है खुद, तो जो प्राइस वो चार्ज कर रहा है फ्रॉम इट्स कस्टमर वो ही माना जाएगा एज द वैल्यू ऑफ द परक्यूजिट्स और बेनिफिट्स। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। इसके अंदर जो नॉर्मल बाकी टीडीएस के प्रोविजन में लगता है कि जीएसटी का जो कंपोनेंट होगा उसके ऊपर आपको टीडीएस या बेनिफिट या परक्यूजिट की वैल्यू के अंदर उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि अगर आपका कोई 100 रुपए का बेनिफिट या परक्यूजिट है, उसके ऊपर अगर 18% का जीएसटी लग रहा है तो आपको टीडीएस 100 रुपए पे ही 10% काटना है। अब हम नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो अपना बचता है, जो कि आई थिंक यूट्यूब के ऊपर काफी यूज होने वाला है लोगों के लिए, जो कि है कि अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इंस्टाग्राम या यूट्यूब या कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर कोई प्रोडक्ट मिलता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, हम देखते हैं कई लोगों को रिव्यू के लिए मिलता है, कई लोगों को रखने के लिए भी दे देते हैं। तो अगर ऐसा कोई उनको प्रोडक्ट मिल रहा है और अगर वो उसको रिटर्न कर देते हैं, तब तो उसके ऊपर परक्यूजिट या बेनिफिट नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर कोई टीडीएस कट नहीं करना पड़ेगा। बट अगर उसको परक्यूजिट या बेनिफिट मान लिया जाता है, मतलब अगर आप रिटर्न नहीं करते, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसी टेक रिव्यूअर को एक फोन आया, उस फोन की कीमत 20,000 से ऊपर है, और अगर आप उसको रिटर्न कर देते हैं जब, तो ठीक है, उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। पर अगर आप उसको रिटर्न नहीं करते, आप बोलते हैं मैं इसको गिव अवे करूंगा अपने लोगों को, तो भी उसको परक्यूजिट या बेनिफिट माना जाएगा और कंपनी आपका टीडीएस कट करेगी 10% के ऊपर। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो हो सकता है उसके ऊपर 194 आर का टीडीएस भी कटे। लास्ट है इसके अंदर पॉइंट कि अगर आप अपने डीलर्स को एडुकेट कर रहे हैं और अगर उसमें कोई खर्चा करते, जैसे हम देखते हैं काफी कॉन्फ्रेंसेस होती है, जब भी कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है या कुछ और चीजें लॉन्च होती है, तो उसके रिलेशन में बिजनेस वाले काफी कॉन्फ्रेंसेस और के खर्चे करते हैं। तो अगर वो जो कॉन्फ्रेंस के खर्चे हैं, अगर इफ इट इज इन रिलेशन टू द प्रोडक्ट, तो उसको हम परक्यूजिट नहीं मानेंगे। बट इफ इट इज अ जनरल कॉन्फ्रेंस, उसका कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट से लिंक नहीं है, तो उसको परक्यूजिट माना जा सकता है। पर इसमें दिक्कत ये आएगी कि उस परक्यूजिट की आप वैल्यूएशन कैसे करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिनर पार्टी रख दी, तो हाउ वुड यू नो कि 1% के ऊपर मेरे को कितना परक्यूजिट काटना है। तो ये अभी तक गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई नहीं किया है, बट उन्होंने ये क्लैरिफाई करा है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट के रिलेशन में अगर कोई परक्यूजिट रखते हो, तो उसका टीडीएस यहाँ नहीं कटेगा। तो बस यही थे कुछ मेजर पॉइंट सेक्शन 194 आर के रिलेशन पे। आई नो काफी टाइम हो गया एक वीडियो को आए, कुछ काम में बिजी थे, कुछ और चीजों में बिजी थे, बट कोशिश करेंगे जहां जहां इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं उनको हम ला पाए आपके सामने, और उसके रिलेशन में जो भी चीजें आपके सामने हम कर पाए तो हमारे लिए वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आपको और भी कोई इश्यूज हो, क्लैरिफिकेशन चाहिए हो इनकम टैक्स, जीएसटी, ऐसे कोई लॉ के रिलेशन में, या फिर अगर आपको एक्सपर्ट्स का कंसल्टेशन चाहिए, तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां आप जाके ये सब सर्विसेज ले सकते हैं। या फिर अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कराने, क्योंकि 31 जुलाई इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, तो आप वो भी सर्विसेज वहां जाके जरूर ले सकते हैं। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसे कुछ और वीडियोस के लिए। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।